दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक मोदी जी की ही चर्चा हो रही है? और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब ग्लोबल लीडर कहा जा रहा है? और अमेरिका में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप की 10% टैरिफ चाल भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका दे सकती है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी और इजराइल की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे तो ये सिर्फ एक और विदेशी यात्रा नहीं थी। जैसे ही उनका विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरा, पूरा स्वागत प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन असली संदेश उस औपचारिकता में नहीं था। असली तस्वीर तब बनी जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद आगे बढ़े, मोदी को गले लगाया और कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम माय डियर फ्रेंड। राजनीति में शब्द चुने जाते हैं और डियर फ्रेंड जैसे शब्द संयोग नहीं होते। ये केवल 2 प्रधानमंत्रियों की मुलाकात नहीं थी, ये 2 नेताओं के बीच उस भरोसे का प्रदर्शन था जो वर्षों की साझेदारी से बना है। इसी भरोसे की वजह से ये दौरा औपचारिक सीमा से आगे जाता है। मोदी इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे भी अधिक प्रतीकात्मक क्षण होगा जब वो इजराइल की संसद कोशनेट को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे और संसद को संबोधित करना सिर्फ भाषण देना नहीं होता, ये रणनीतिक सम्मान का संकेत होता है। अब इसे व्यापक संदर्भ में देखिए। भारत और इजराइल पहले से ही डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम, रडार, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में गहराई से जुड़े हुए हैं, यानी नींव पहले से मजबूत है। ये दौरा उस नींव पर एक नया स्तर जोड़ रहा है। और बड़ा संदेश क्या है? भारत वेस्ट एशिया में अब संतुलन की राजनीति नहीं बल्कि प्रभाव की राजनीति कर रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ रणनीतिक निकटता, दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते। भारत दोनों के बीच आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। यही बदलती हुई भूमिका आगे आने वाले कदमों की दिशा तय करती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब केंद्र सरकार वैश्विक रणनीति बना रही है, उसी समय देश के भीतर भी नए आर्थिक केंद्र तैयार किए जा रहे हैं और इस दिशा में अगला कदम आता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोक्यो पहुंचे हैं। ये दौरा अचानक नहीं है। इससे पहले वह सिंगापुर गए थे, जहां लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए और उनमें से करीब 60,000 करोड़ रुपए के MOU फाइनल भी हुए। यानी पहला चरण संकेत दे चुका है कि राज्य अब आक्रामक निवेश कूटनीति अपना रहा है। अब वही प्रयास टोक्यो में दोहराया जा रहा है। जापानी कंपनियों के साथ सीधी बातचीत, टेक्नोलॉजी और पूंजी दोनों को आकर्षित करने की कोशिश। लेकिन इसे केवल एक राज्य का विदेशी दौरा समझना गलत होगा। ये दरअसल भारत के भीतर एक मजबूत आर्थिक शक्ति केंद्र तैयार करने की रणनीति है। अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का GSDP 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी विस्तार की गति पहले ही तेज है। अब अगला लक्ष्य रखा गया है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। इस लक्ष्य को पाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हो रहा है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर विकसित हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बिंदु आता है। जापान के पास उन्नत टेक्नोलॉजी है, उत्तर प्रदेश के पास विशाल बाजार और श्रम बल का स्केल है। अगर टेक्नोलॉजी और स्केल एक साथ जुड़ते हैं तो यह सिर्फ निवेश नहीं होगा, यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी में एक नया मोड़ बन सकता है। लेकिन ठीक इसी समय वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक नया झटका सामने आया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के आयात पर 10% नया टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। ये फैसला अचानक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद एक नई कानूनी धारा के तहत ये कदम उठाया गया है। और यही बात खत्म नहीं होती। सूत्रों के अनुसार इसे 15% तक बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। यानी ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक संभावित एस्केलेशन है। अब यहाँ से सवाल सीधा भारत पर आता है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजारों में से एक है और जब वहां टैरिफ बढ़ते हैं तो असर सीधे भारतीय उद्योग पर पड़ता है। फार्मा सेक्टर, जहां भारत की मजबूत पकड़ है, टेक्सटाइल, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, इंजीनियरिंग गुड्स, जो औद्योगिक निर्यात का आधार हैं, IT सर्विसेज, जो डॉलर कमाने की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर इन पर लागत बढ़ी तो प्रतिस्पर्धा कम होगी, मार्जिन घटेंगे और निर्यात दबाव में आएगा।
यही वजह है कि भारत और यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ चल रही कुछ व्यापार वार्ताओं को फिलहाल रोक दिया है। ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये रणनीतिक पॉज है और यही संकेत देता है वैश्विक व्यापार अब स्थिर नहीं रहा, अनिश्चितता बढ़ रही है और जब व्यापार अस्थिर होता है तो सिर्फ बाजार नहीं हिलते, कूटनीति सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय में संबंध ही सबसे बड़ी सुरक्षा बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इजराइल और फ्रांस के बाद अब नजर जाती है एक और दिशा में, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एशिया दौरे पर निकल रहे हैं और इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत। उनका पहला स्टॉप मुंबई होगा, जहां आर्थिक और औद्योगिक संवाद की शुरुआत होगी। उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तय है, जहां बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक होगी। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत कनाडा संबंध सहज नहीं रहे। खालिस्तान मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव खुलकर सामने आया था, राजनयिक बयानबाजी भी हुई और विश्वास में स्पष्ट कमी दिखाई दी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश रिश्तों को टकराव से निकालकर रीसेट की दिशा में ले जाना चाहते हैं और यह रीसेट भावनाओं पर नहीं, हितों पर आधारित है। ऊर्जा सहयोग, जहां कनाडा की क्षमता बड़ी है, एआई और उभरती टेक्नोलॉजी, जहां साझेदारी की संभावनाएं मजबूत हैं, डिफेंस और रणनीतिक समन्वय, जो इंडो पैसिफिक संदर्भ में अहम है, क्रिटिकल मिनरल्स, जो भविष्य की टेक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जरूरी हैं, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जहां दीर्घकालिक सहयोग की संभावना है। यानी एजेंडा व्यापक है और दीर्घकालिक भी। सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर पर संवाद पहले ही शुरू हो चुका है। इसका अर्थ है कि संवेदनशील मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें रिश्तों की पूरी दिशा तय करने नहीं दिया जा रहा। मतलब साफ है, तनाव को साइडलाइन कर आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। और ये बदलाव सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, ये भारत की बढ़ती वैश्विक अहमियत का संकेत है। आज देश ऐसे मुकाम पर है जहां असहमति के बाद भी संवाद जारी रहता है और मतभेदों के बावजूद साझेदारी आगे बढ़ती है। लेकिन याद रखिए, कूटनीति तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे मजबूत सुरक्षा ढांचा खड़ा हो, और उसी दिशा में भारत अगला कदम उठा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, 27 फरवरी को भारतीय नौसेना एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। उस दिन आईएनएस अंजदीप को औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक और जहाज की एंट्री नहीं है, ये समुद्री सुरक्षा के एक नए स्तर की शुरुआत है। आईएनएस अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शॉल वाटरक्राफ्ट है, यानी इसे खास तौर पर तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। करीब 77 मीटर लंबा यह युद्धपोत 25 नॉट की रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत उसकी स्पीड में नहीं, उसकी संवेदनशील आंखों में है। इसमें लगा है इंडिजिनस हल माउंटेड सोनार अभय, जो समुद्र की सतह के नीचे छिपी हलचल को पकड़ सकता है, और यही इसे डॉल्फिन हंटर की भूमिका देता है। सबसे अहम बात, इस जहाज का 90% से अधिक निर्माण स्वदेशी है, यानी डिजाइन से लेकर सिस्टम तक भारत ने अपनी क्षमता को साबित किया है। अब सवाल उठता है, इतना जोर शैलो वाटर डिफेंस पर क्यों? क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी और पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमता में विस्तार, दोनों मिलकर नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, हर 24 घंटे में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। कहीं मिडिल ईस्ट में रणनीतिक साझेदारी, तो कहीं जापान से निवेश, और कहीं अमेरिका से टैरिफ चुनौती, और कनाडा से संबंध सुधार। भारत हर मोर्चे पर साइमल्टेनियसली सक्रिय है। यह रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं है, यह कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है, और यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं, इमर्जिंग ग्लोबल बैलेंसर है। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।